गुड मॉर्निंग। शीत युद्ध की पहली अवस्था के बारे में हम पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके थे। शीत युद्ध की अब जो दूसरी अवस्था थी उसको अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था कहा जाता है। इस अस्थिर ब्लॉक अवस्था की जो कालावधि थी वो 1955 से लेकर 1962 तक थी। अब देखने वाली बात यह है कि इस कालावधि के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, जिसको हम अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस कालावधि में दोनों महाशक्तियों के मध्य बातचीत प्रारंभ होती है। बातचीत के फलस्वरूप शीत युद्ध की जो उष्णता थी, जो तनाव था, जो संघर्ष था, जो आपसी अविश्वास था, उसमें कुछ कमी आई। इन कमियों को हम इस काल में घटी हुई कुछ घटनाओं के इर्द गिर्द इस प्रकार समझ सकते हैं। पहली जो घटना थी वह थी यूएसएसआर में ख्रुश्चेव का निर्वाचन। 1955 में सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टी का 20वां महाअधिवेशन हुआ, जिसमें ख्रुश्चेव को सोवियत संघ की सत्ता सौंपने का निर्णय लिया गया। ख्रुश्चेव का व्यक्तित्व उदारवादी विचारधारा से प्रेरित था, यानी कि उदार व्यक्तित्व था उनका। इसलिए निर्वाचन से ही स्पष्ट हो गया था कि अब शीत युद्ध के तनाव में कुछ कमी आई, और ऐसा हुआ भी। दूसरी घटना थी इस काल की, वो थी कैंप डेविड वार्ता। सन 1958 में सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य अमेरिका के कैंप डेविड नामक स्थान पर बातचीत हुई। इस बातचीत में सौहार्दपूर्ण वातावरण के फलस्वरूप शीत युद्ध के तनाव में कमी आई। तीसरी जो घटना थी इस काल की वह थी U2 कांड, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक चर्चित घटना के रूप में जानी जाती है। अभी देखने वाली बात है कि U2 कांड था क्या, इस U2 कांड का शीत युद्ध पे क्या प्रभाव रहा, जिसके समझने की बहुत ज़रूरत है। 1 मई 1960 को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए का एक जासूसी विमान सोवियत संघ की सीमा में उड़ान भरता हुआ पकड़ा गया। इस जासूसी विमान को सोवियत सैन्य बलों ने, सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। इस विमान का नाम U2 था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसे U2 कांड के नाम से भी जाना जाता है। इस U2 कांड के फलस्वरूप जो शीत युद्ध में जो कमी आ रही थी, शीत युद्ध के जो तनाव में जो कमी आ रही थी, वो कमी आने के बजाय वापस बढ़ गया। इस घटना के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य आपस में अविश्वास और तनाव में वृद्धि हुई। पेरिस वार्ता। सोलह मई 1960 को सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पेरिस वार्ता का प्रावधान था। यह वार्ता का जो शेड्यूल था, यह U2 कांड से पहले ही तय हो चुका था, लेकिन 1 मई 1960 को जब U2 कांड हुआ तो इसके फलस्वरूप दोनों देशों में तनातनी हो गई, और इस कारण सोवियत संघ ने इस पेरिस वार्ता में सम्मिलित होने से मना कर दिया। तो जिस पेरिस वार्ता में शीत युद्ध में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा था, U2 कांड ने उस घटना को और अधिक प्रज्वलित कर दिया। अगली घटना के रूप में हम देखते हैं पिक्स
खाड़ी की घटना। अब ये पिग्स खाड़ी क्या है, ये घटना क्या थी, ये समझने की भी बहुत ज़रूरत यहाँ पे आ पड़ती है। सन 1958 में क्यूबा, जो एक कैरिबियन देश है, वहाँ पे फिदल कास्त्रो के नेतृत्व में एक साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है। इसके बाद, यानी कि साम्यवादी की स्थापना के बाद, क्यूबा के संबंध सोवियत संघ के साथ प्रगाढ़ता की ओर अग्रसर होते हैं। पेरिस वार्ता की विफलता के बाद सोवियत संघ ने यहाँ पर अपनी मिसाइलें तैनात करना शुरू कर दिया। यानी कि जब पेरिस वार्ता विफल हो गई थी, U2 कांड की घटना हो चुकी थी, तो अब हुआ क्या, सोवियत संघ ने इस कैरिबियन देश, जो अमेरिकी जलीय सीमा के बहुत नज़दीक था, वहाँ पे अपनी मिसाइलें तैनात करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए अमेरिका ने क्यूबा को कंट्रोल करने के लिए ग्वाटेमाला में एक सैन्य टुकड़ी भेजी, जिसे इतिहास में पिग्स खाड़ी की घटना के नाम से जाना जाता है। यानी कि 1960 में हुआ क्या, 1961 में क्यूबा में फिदेल कास्त्रो की साम्यवादी सरकार थी, और चूँकि साम्यवाद का जो अग्रणी नेता था वो यूएसएसआर स्वयं को मानता था, इसलिए क्यूबा और सोवियत संघ के मध्य आपसी मित्रता बढ़ी। सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलों को तैनात कर दिया। अब अपनी सीमा से एकदम अपनी सटी हुई सीमा के पास मिसाइलों को देख के अमेरिकी रक्षा और प्रशासन राजनीतिक महकमे में काफ़ी हलचल पैदा हुई। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने वहाँ का जो दूसरा देश है ग्वाटेमाला, वहाँ पे अपनी एक सैन्य टुकड़ी भेज दी, और इस सैन्य टुकड़ी के भेजने के बाद में संबंधों में आपसी तनातनी होगी। इस पूरी घटना को पिग्स खाड़ी की घटना के नाम से जाना जाता है। अब जो देखने वाली जो दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जिस पर अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में भी प्रश्न आते रहते हैं, वह थी क्यूबा संकट। पिग्स खाड़ी की घटना के बाद भी सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी उच्च श्रेणी की मिसाइलों को स्थापित करने का सिलसिला जारी रखा। उस समय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने इसे अमेरिकी संप्रभुता पर हमला माना और 22 अक्टूबर 1962 को क्यूबा में सोवियत संघ के जहाज़ों को प्रवेश करने से रोक दिया और स्पष्ट रूप से घोषणा की अमेरिका ने कि या तो सोवियत जहाज़ वापस हो जाएं, अन्यथा परमाणु युद्ध के लिए तैयार रहें। इस कारण पूरे विश्व में परमाणु युद्ध का भय मंडराने लगा। यूएनओ महासचिव यू थांट ने क्यूबा संकट को दूर करने के लिए कैनेडी और क्रुश्चेव से वार्ता की ताकि इस संकट का निदान निकल सके। तभी 26 अक्टूबर 1962 को सोवियत नेता क्रुश्चेव ने अपने जहाज़ों को वापस मोड़ने की घोषणा की। तो इस घोषणा के फलस्वरूप क्यूबा संकट, जो एक तीसरे विश्व युद्ध का रूप लेता नजर आ रहा था, वो संकट दूर हो गया। अतः क्यूबा को लेकर एक बार पुनः दोनों महाशक्तियां अप्रत्यक्ष टकराव की स्थिति में जा रही थी, जिसके फलस्वरूप अमेरिका ने क्यूबा की नाकेबंदी कर दी, जलीय नाकेबंदी कर दी, और उसके सोवियत संघ या उसके समर्थित किसी भी देश के जहाज़ को वहाँ जाने से रोकने की नीति अपना ली। इससे दोनों जैसे विश्व में एक बहुत ही तनाव भरा वातावरण पैदा हो गया था, और इतिहास में इस घटना को क्यूबा संकट के नाम से जाना जाता है। अब क्यूबा संकट के निदान में हम कुछ तर्कों पर फोकस करते हैं। क्रुश्चेव ने अपनी उदारवादी प्रवृत्ति के कारण जहाज़ों को वापस हटाने की घोषणा की, यही तर्क अधिक मान्य है।
क्यों ऐसा किया गया? क्यों दो महाशक्तियों के बीच में प्रत्यक्ष संघर्ष होने की नौबत आ चुकी थी? कुछ विद्वानों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी के छोटे भाई और सोवियत संघ के नेता क्रुश्चेव के मध्य तुर्की संबंधी गुप्त समझौता हुआ था। इसमें अमेरिका ने आश्वासन दिया था कि वह तुर्की से मिसाइलें हटा लेगा, बदले में सोवियत संघ क्यूबा से मिसाइलें हटा ले। क्यूबा संकट का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? क्यूबा संकट के बाद दोनों महाशक्तियों ने परमाणु प्रतिरोध के संतुलन को स्वीकार कर लिया, अर्थात एक महाशक्ति का अस्तित्व तभी तक सुरक्षित है जब तक कि दूसरे का बना हुआ है। इसे दोनों ने स्वीकार कर लिया, अर्थात दोनों ही महाशक्तियों ने न्यूक्लियर डिटरेंस की थ्योरी को सैद्धांतिक अमलीजामा पहना दिया। क्योंकि दोनों महाशक्तियों और वैश्विक स्तर पर विद्वानों की अगर राय है तो परमाणु अस्तित्व ने मैड म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। अगर एक महाशक्ति दूसरे का नुकसान करेगी तो दूसरी महाशक्ति पहले का विनाश कर देगी। तो ये पारस्परिक बर्बादी का सिद्धांत था जो दोनों नेताओं की आपसी सूझबूझ और संयुक्त राष्ट्र महासचिव यूथान की पहल पर इसका निदान हो पाया। क्यूबा संकट के बाद दोनों महाशक्तियों के मध्य नो वॉर पैक्ट हुआ, अर्थात दोनों महाशक्तियों के बीच में अनाक्रमण समझौता हुआ, जिससे देतांत की शुरुआत मानी जाती है। देतांत अर्थात तनाव में कमी। और क्यूबा संकट के बाद जो दोनों देशों के बीच में तनाव की अभिवृद्धि का उच्चतम शिखर के रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद दोनों महाशक्तियों के बीच आपसी संबंधों में तनाव में काफ़ी हद तक कमी आ गई और इससे तनाव सैथिल्य की शुरुआत हो गई और उसको बढ़ावा मिला। क्यूबा संकट के निदान के बाद परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला, पीटीबीटी और एनपीटी जैसी संधियां लागू हुई। यानी कि क्यूबा संकट ने दिखा दिया कि न्यूक्लियर वॉर कितना खतरनाक हो सकता है, उसकी एक पूर्व आभास उनको मिल चुका था। इसलिए उसके बाद में कुछ संधियां हुई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जिसमें पीटीबीटी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी और एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जैसी महत्वपूर्ण संधियां लागू हुई। क्यूबा संकट के निदान के बाद विकासशील देशों के पास यह स्पष्ट संदेश गया कि यह महाशक्तियां विचारधाराओं के लिए नहीं, अपने हितों के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस बात को नोटिस किया जाना चाहिए कि पूरे दुनिया के अंदर ये संकेत गया कि जिस पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, जिसका आधारशिला हम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को मान रहे हैं, वास्तव में ऐसा नहीं था। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो सिर्फ सतह के ऊपर दिखाई देने वाला या जिसको जानबूझकर दिखाया जा रहा था वो कारक था। वास्तविक जो कारक था दोनों महाशक्तियों और दोनों गुटों के मध्य संघर्ष का, वो मूल कारण उनके अपने अपने हित थे और इन हितों के मद्देनजर ही उनके बीच में संघर्ष हो रहा था, न कि किसी वैचारिक विचारधारा के आधार पर। ये दृष्टिकोण होता है यहाँ पे। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इस चीज़ का काफ़ी प्रभाव भी नज़र आता है। यह कथन सत्य प्रतीत होता है, पूरी तरह से ये कथन एकदम सत्य प्रतीत होता है कि ये जो शीत युद्ध का जो संघर्ष था वो वैचारिक नहीं, वो बल्कि वो महाशक्तियों के हितों का संघर्ष था। महाशक्तियाँ विचारधारा को विदेश नीति के वास्तविक उद्देश्य को छुपाने के आवरण के रूप में प्रयुक्त कर रही हैं, अर्थात क्यूबा संकट की घटना ने इस बात को दिखा दिया कि ये एक शीत युद्ध एक वैचारिक एजेंडा मात्र है। उनका जो वास्तविक जो उद्देश्य है छुपा हुआ है वो उनके हित हैं, और अपनी विदेश नीति, अपनी कूटनीति के वास्तविक जो उद्देश्य को जिनको ये प्राप्त करना चाहते हैं उसको उन लोगों ने शीत युद्ध रूपी एक विचारधारा के आवरण में लपेट रखा है। और इसी के बाद में हम देखते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के प्रभाव में वृद्धि होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये एक समझ काफ़ी अधिक स्तर पर मजबूत हो जाती है
या प्रस्फुटित हो जाती है कि शीत युद्ध का वास्तविक कारण विचारधारा नहीं बल्कि इन देशों का संघर्ष है। तो ऐसे में छोटे छोटे राष्ट्र या मध्यम शक्ति वाले राष्ट्र अनावश्यक रूप से क्यों विश्व के ध्रुवीकरण में पड़े, क्यों विश्व के अपने ब्लॉक सिस्टम में बनाएं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में ज़्यादा ध्यान दें। थैंक यू।